हे गाइस, वेलकम है। स्वागत है सबसे पहले आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, जो आपकी साइकोलॉजी की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी बुद्धि का अर्थ क्या होता है और बुद्धि की जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की दी हुई परिभाषा है उनके बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि का मापन। ठीक है, अलग अलग विधियां जो बुद्धि मापन में यूज होती है गाइस, उनको डिटेल में समझेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे और बढ़िया से पूरे जो कंसेप्ट हैं बुद्धि के वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट टू द टॉपिक बुद्धि के प्रकार। ठीक है गाइस, इंटेलिजेंस के जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले गैरिट और थांडाइक जो है दोनों ने ही बुद्धि के प्रकारों को बताया है। गाइस, बुद्धि के जो 3 प्रकार होते हैं अलग अलग, उसको गैरिट ने और थांडाइक ने बताया है। ज़्यादा डिफरेंस उन दोनों की जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें नहीं है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो गैरिट और थांडाइक ने बुद्धि को विभाजित किया है 3 पार्ट में। गाइस, पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार हैं आपके बुद्धि के। बस आपको याद ये रखना है कि जो थांडाइक है उन्होंने मूर्त बुद्धि को गाइस यांत्रिक बुद्धि का नाम दिया है। ठीक है, इसके अलावा पूरा जो कंसेप्ट है ये सेम है थॉर्नडाइक का और गैरिट का। ठीक है, गैरिट ने क्या बोला है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और थॉर्नडाइक ने बोला है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक बुद्धि, यानी कि मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि बोल दिया है, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। दोनों के जो डिटेल है गाइस तीनों की वो बिल्कुल सेम है। तो आइए जानते हैं 1 बाय 1 तीनों प्रकार की बुद्धि के बारे में। तो सबसे पहले जो मूर्त बुद्धि होती है गाइस, इंग्लिश में कंक्रीट कहते हैं, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होती है आपकी। तो जो मूर्त बुद्धि है गाइस उसको स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मूर्त बुद्धि होती है, जो चीज़ें सामने हैं उन पर 5 इंद्रियों से कार्य करना। मूर्त बुद्धि किन में होती है? जो चीज़ें हमारे सामने हैं। मूर्त मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने है, समक्ष है। तो गाइस, जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन पर 5 इंद्रियों से कार्य करना, ये जो होता है ये मूर्त बुद्धि का काम होता है। तो मशीनों या चीज़ों को छू कर काम करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी मैकेनिक, कुछ भी कारीगर, ये सारे गाइस मूर्त बुद्धि से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा? मैकेनिक, कारीगर, प्लम्बर, वास्तुकार, डॉक्टर। यानी कि जो भी इंसान किसी चीज़ को छू कर और फिर उससे काम लेता है गाइस, जैसे मैकेनिक क्या करते हैं, मशीनों के साथ काम करते हैं। डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को छूता है, उसके बाद ही वो अपना काम करता है। तो वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं? वो सारे मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में देखिए अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म बुद्धि, और वो क्या थी? स्थूल बुद्धि। गाइस, जो चीज़ें सामने नहीं है उन पर कार्य करने में प्रयुक्त बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। आप मतलब अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सोच के देखिए। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो पोइट होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, जो दार्शनिक कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं? वो तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं गाइस। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है चिंतन करना, तर्क करना, उसके बाद में वो कहीं कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। पोइट क्या करता है? पोइट कुछ चिंतन करता है, तर्क करता है, बुद्धि का यूज करता है अपना इंटरनल, देन उसके बाद में वो अपनी पोएम लिखता है। तो गाइस, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उनके ऊपर कार्य करने में जो प्रयुक्त बुद्धि होती है वो होती है आपकी अमूर्त बुद्धि। और इसमें आपका आ जाता है मनोवैज्ञानिक, पोइट, फिलोसफर, दार्शनिक, कलाकार इत्यादि। इसके बाद में बात करें तीसरे नंबर की, यानी कि सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज से रिलेटेड हो। अब समाज से कैसे रिलेटेड होगी? तो गाइस, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो नेता होते हैं, सरपंच होते हैं, व्यवसायी होते हैं, या जो अध्यापक होते हैं, उनमें जो बुद्धि होती है वो सामाजिक होती है। क्यों? क्योंकि ये अपना काम जो है समाज से रिलेटेड करते हैं, तो इनमें जो बुद्धि प्रयोग होगी वो सामाजिक बुद्धि होगी। ठीक है गाइस, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसमें से किस में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है मैकेनिक, अध्यापक, थर्ड आपका कलाकार या वैज्ञानिक। तो गाइस, अभी बात किया है कि जो अध्यापक होता है उसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, तो इसमें आपका अध्यापक जो है वो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार एग्जाम में बनेगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ भी आपको पूछ लेंगे कि इसमें से किस में आपका मूर्त बुद्धि है, किस में अमूर्त बुद्धि है, या किस में सामाजिक बुद्धि है। ठीक है गाइस, तो क्लियर हो गया होगा आपको बुद्धि के प्रकार। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बुद्धि की
विशेषताएं। तो वैसे तो आप समझ ही चुके हैं अब तक, बुद्धि की परिभाषा आपने पढ़ ली है, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, तो विशेषताएं बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएंगी। बुद्धि गाइस जन्मजात होती है, ये प्राकृतिक योग्यता है। इसके बाद में समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। हमने इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी बुद्धि की, उसी में देख लिया था, यानी कि लास्ट जो वीडियो थी, कि बुद्धि समायोजन, अधिगम करने और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। इसके बाद में गाइस बुद्धि अमूर्त संपत्ति है। बिल्कुल आप समझ चुके हैं अब तक, बुद्धि अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है, और ये क्या है, एक मूर्त कंसेप्ट नहीं है। ठीक है गाइस। इसके बाद में देखिए, बुद्धि वातावरण, प्रशिक्षण, वंशानुक्रम आदि से प्रभावित होती है, ये परिवर्तनशील होती है। ठीक है गाइस। अगर बात करें कि बुद्धि परिवर्तनीयशील है या नहीं है, तो बुद्धि परिवर्तनशील होती है गाइस। वातावरण, प्रशिक्षण, इन सब का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि का सर्वोत्तम विकास हो जाता है। ये याद रखिएगा कि हमारी जो बुद्धि होती है वो 16 या फिर 18 वर्ष तक गाइस कंप्लीट जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद में वो डेवलप नहीं होती हैं। और इसमें भी आपको एक कंसेप्ट और याद रखना है गाइस, कि जो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है कि 6 वर्ष तक 90% विकास जो है वो बुद्धि का हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो बुद्धि है उसका मोस्टली विकास कब तक हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 6 वर्ष तक। और कंप्लीट विकास अगर पूछे कि कब तक होता है, तो वो होता है आपका 16 से 18 वर्ष तक। गाइस 16 वर्ष जो है वो बोला है क्रो एंड करो ने, और 18 वर्ष जो है वो वॉटसन ने बोला है। अगर आपको ऑप्शन में मिले कि बुद्धि का कंप्लीट विकास किस एज तक हो जाता है, अगर ऑप्शन में आपको 16 भी दिया हो या 18 भी दिया हो, तो आपको 18 जो है वो देखना है। और इसके बाद में अगर गाइस यहाँ पे आपको क्रो या क्रो के अनुसार पूछे तो 16 ऑप्शन करना है चूज, और वाटसन के अनुसार पूछे तो 18 करना है। ये कंसेप्ट आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में देखिए, जन्म से 18 वर्ष तक लंबवत रूप से विकास होता है। 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक क्षैतिजीय रूप में चलती है, यानी कि 18 वर्ष के बाद में बुद्धि का विकास नहीं होता है। लिंग का प्रभाव बुद्धि पर नहीं होता है गाइस। ठीक है, मेल फीमेल इस टाइप से, गर्ल बॉय, इस प्रकार का कोई प्रभाव जो है वो बुद्धि पर नहीं होता है। वातावरण जो है वो बुद्धि को सर्वाधिक प्रभाव करता है, और वंशानुक्रम जो है उसका नाम मात्र प्रभाव होता है बुद्धि पर। ये पॉइंट भी गाइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वातावरण होता है वो सर्वाधिक अफेक्ट करेगा हमेशा, और जो वंशानुक्रम है वो नाम मात्र प्रभावित करेगा बुद्धि को। तो ये सारे पॉइंट आपके बुद्धि की विशेषताओं के इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना है गाइस, आगे भी बनेगा, और सीटेट में तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है इसकी विशेषताओं से ही बनता है। ठीक है गाइस। देखिए, इसके बाद में हम चलते हैं बुद्धि का मापन। बुद्धि के मापन से मोस्टली गाइस स्टेट की जो टेट होते हैं, जैसे एस टेट, आर टेट, पी टेट, यूपी टेट, इसमें आपका 100% क्वेश्चन बनता है। और सी टेट में मोस्टली चांस रहता है कि बुद्धि की विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है। बाकी एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम तो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे फिर अपने को कहीं से भी मिले, बुद्धि के मापन से या बुद्धि की विशेषताओं से। अब गाइस, बुद्धि का मापन जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ कि स्टेट में तो मोस्टली यहाँ से यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बुद्धि के मापन की। तो बुद्धि का जो मापन है गाइस, सर्वप्रथम किसने किया था बुद्धि का मापन? तो मैंने आपको इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें बताई थी कि बुद्धि का कोई जो काम होता है, कोई भी काम, वो सबसे पहले बीने करता है। ठीक है, तो बुद्धि का सर्वप्रथम मापन जो है वो भी किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने किया। और कब किया गाइस? तो 1905 आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड बीने ने 1905 में बुद्धि का मापन किया। जो अल्फ्रेड बीने थे गाइस, ये पेरिस यानी कि फ्रांस के थे। और बुद्धि का जो पहला मापन था वो क्या था? वो था बीने साइमन स्केल, या आपको मिलेगा बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो गाइस, इन्होंने साइमन के साथ मिलकर, यानी कि साइमन जो है एक व्यक्ति था, उनके साथ मिलकर अल्फ्रेड बीने ने इस मापन को बनाया था। इसलिए इस मापन का नाम क्या बना? बीने साइमन स्केल या बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो गाइस, ये किस प्रकार का परीक्षण था? यानी कि बीने साइमन स्केल जो पहला आपका बुद्धि का परीक्षण था अल्फ्रेड बीने के द्वारा, ये एक वर्बल था, यानी कि शाब्दिक था गाइस। छोटे छोटे बालकों पे किया गया था, पढ़े लिखे जो इनके लिए था, व्यक्तिगत था, और आधार इसका क्या था? मानसिक आयु। तो गाइस, जो बीने था, अल्फ्रेड बीने जो था, इन्होंने 1905 में जो ये पहला इन्होंने बुद्धि मापन का जो परीक्षण दिया, ये आपका क्या था? वर्बल था, यानी कि शाब्दिक था। और जो शाब्दिक होता है गाइस, वो कैसा होता है? वो शब्दों पे आधारित होता है, और शब्दों को कौन समझेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। तो ये किस पे था? ये छोटे छोटे बालकों पे था, बालक स्कूल के थे। ठीक है, फ्रांस के स्कूल के ही बालक थे, तो उन पे था। तो ये पढ़े लिखे जो थे इनके लिए था, बालक पे था। और ये व्यक्तिगत था, यानी कि एक व्यक्तिगत होता है गाइस, यानी कि एक एक व्यक्ति पर परीक्षण करना। एक सामूहिक होता है, यानी कि एक ग्रुप में मतलब बच्चों को या किसी भी ग्रुप
के लोगों पे उसको जो है परीक्षण करना। तो ये आपका क्या था, एक एक बालक पे किया गया था, इसलिए ये व्यक्तिगत था। और इसका जो आधार माना था अल्फ्रेड बिने ने, वो मानसिक आयु था। तो गाइस मानसिक आयु वर्ड जो है वो यहाँ पे एक नया निकल के आता है। तो मानसिक आयु जो है वो अल्फ्रेड बिने के परीक्षण से बना है, और अल्फ्रेड बिने ही क्या है, इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, किसके, मानसिक आयु कंसेप्ट के। तो गाइस जो मानसिक आयु है ये बिने ने 1908 में मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, 1905 में इन्होंने क्या किया था, इस नाम का प्रतिपादन कर दिया था। लेकिन सबसे पहले प्रयोग जो है गाइस वो 1908 में किया गया अल्फ्रेड बिने द्वारा, मानसिक आयु का प्रयोग। ठीक है, तो मानसिक आयु बिने ने 1908 में मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेकिन इसका प्रतिपादन कब हुआ था, ये तो इसका परीक्षण में ही नाम आ गया है, तो तब भी हो गया होगा। तो गाइस ये 1905 में हुआ है। उसके बाद में देखिए बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस। तो बुद्धि लब्धि क्या है, 1911 में स्टर्न जो जर्मनी के हैं वह कुहलमान ने सर्वप्रथम सूत्र दिया। तो भाई सबसे पहले बुद्धि का सूत्र जो है, आईक्यू का जो फॉर्मूला है, वो सबसे पहले अगर पूछे या जन्मदाता अगर पूछे कि कौन है या किसने दिया, जन्मदाता पूछे तो आपको याद रखना है स्टर्न और कुहलमान। स्टर्न जर्मनी के थे, 1911 में उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो गाइस क्या था, तो वो है आपका मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। तो सबसे पहले आपका बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का सूत्र यही आया था, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इनटू 100 जो है वो बाद में हुआ था गाइस। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि जो है 1911 में स्टर्न व कुहलमान के द्वारा सबसे पहले दी गई। उसके बाद में बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने बनाया गाइस, तो कंप्लीट सूत्र जो है वो टर्मन ने बनाया। टर्मन ने क्या किया गाइस, जो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु का कंसेप्ट स्टर्न के द्वारा दिया गया था उसके इनटू में 100 कर दिया। अगर आपको पूछे कि इनटू 100 कंसेप्ट किसने बनाया है, तो टर्मन ने बनाया है। और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो किसने बनाया है, तो वो भी गाइस टर्मन आ जाएगा। बुद्धि लब्धि सूत्र के जन्मदाता कौन है, तो वो आपका स्टर्न कुहलमान आएगा। उसके बाद में गाइस टर्मन जो है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईक्यू टेबल दी, यानी कि बुद्धि लब्धि की एक टेबल। तो गाइस इसमें क्या था, इसमें टर्मन ने ये बताया कि जिसकी भी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होगी वो कैसे बालक होंगे, वो प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस होंगे। ये टेबल आपको थोड़ी सी खुद से याद रखनी पड़ेगी गाइस, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी 140 से ऊपर होगी वो प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस टाइप के बालक होंगे। जो 120 से 140 के होंगे वो होंगे सुपीरियर यानी कि उत्कृष्ट बालक। 120 से 110 के बीच के तीव्र बुद्धि के बालक होंगे अबो एवरेज। 110 से 90 तक के बालक जो है वो सामान्य बुद्धि के होंगे। 90 से 70 के बालक जो है वो मंद बुद्धि के होंगे यानी कि बिलो एवरेज। 70 से 50 के पिछड़े बालक होंगे गाइस। 50 से 25 के मूड या मूर्ख बालक होंगे, और जो 25 से ही कम होंगे वो जड़ बुद्धि के बालक होंगे। तो गाइस ये टेबल आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगी, इसमें कुछ भी मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको 3-4 बार इसका रिवीजन लेना होगा तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। फिर गाइस आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसा मिलेगा, आपको यहाँ पे मानसिक आयु को जो है क्वेश्चन में दी होगी, फिर आपको वास्तविक आयु भी क्वेश्चन में दी होगी, और आपको ये बताना होगा कि ये जो बालक है वो किस प्रकार की बुद्धि का है। आपको उसमें बुद्धि लब्धि में भी न पूछेगा, इस आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा मानसिक आयु वास्तविक आयु देने के बाद कि बालक जो है वो किस प्रकार की बुद्धि का है। तो आप मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इनटू में 100 करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे यानी कि आईक्यू निकालेंगे, और फिर आप इस टेबल से मैच करके बताएंगे कि बालक जो है वो 140 से अगर ऊपर उसकी आती है आईक्यू यहाँ से तो वो प्रतिभाशाली या जीनियस होगा, अगर उसकी 25 से भी कम आती है तो फिर वो जड़ बुद्धि का बालक होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में से चूज करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, डोंट वरी, हम बाद में जैसे ही हमारी जो मोस्टली जब हम कंप्लीट कर लेंगे इन सेशंस को तो आपकी क्वेश्चन सीरीज भी चलेगी गाइस, कंप्लीट हर प्रकार का क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखिए इसके बाद में फिर बात करते हैं कि बुद्धि मापन जो है, अभी मैंने बात की है कि सबसे पहले जो बुद्धि मापन का जो परीक्षण था वो बिने साइमन स्केल था या बिने साइमन परीक्षण था। ठीक है, अभी हमने बात की थी इसी बारे में कि सबसे पहले बिने ने दिया था बिने साइमन स्केल और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो गाइस इसके बाद में और बहुत सारे भी परीक्षण आए थे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। तो देखिए जितने भी बुद्धि के परीक्षण होते हैं वो या तो होंगे पढ़े लिखे जो हैं उनके ऊपर व्यक्तियों पे, या फिर क्या होगा जो अनपढ़ है उनके ऊपर। तो गाइस यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि बुद्धि मापन के जितनी भी विधियाँ हैं या तो वो व्यक्तिगत होंगी यानी कि सब्जेक्टिव होंगी, एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग की जाएगी, या फिर गाइस वो सामूहिक होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे व्यक्तियों के ग्रुप पे वो परीक्षण या वो बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा।
तो गाइस इसी वीडियो के आधार पर हम जानेंगे जितने भी मापन हैं अलग अलग उनके बारे में। अब देखिए, या तो होगा आपका व्यक्तिगत या होगा सामूहिक। एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर अगर बुद्धि का परीक्षण होता है तो वो व्यक्तिगत परीक्षण है। एक ही समय में अगर ग्रुप्स पे अगर बुद्धि का परीक्षण होता है तो वो सामूहिक या फिर ऑब्जेक्टिव है। अब गाइस बात आती है कि आपका जो व्यक्तिगत है वो भी दो प्रकार का होगा, वर्बल यानी कि भाषिक या फिर शाब्दिक जिसे कहेंगे, नॉन वर्बल यानी कि अभाषिक और अशाब्दिक जिसे हम कहेंगे। कैसे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसी प्रकार सामूहिक भी आपका दो प्रकार का होगा, यानी कि वर्बल भाषिक शाब्दिक, नॉन वर्बल अभाषिक या फिर अशाब्दिक। तो गाइस अब देखिए, अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी परीक्षण हो रहा है बुद्धि का, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है वो व्यक्ति अनपढ़ हो। अगर वो व्यक्ति गाइस पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वो भाषिक या वर्बल और शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अगर वही परीक्षण गाइस अगर हम यूज करते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए, तो वो नॉन वर्बल अभाषिक हो जाएगा और जिसे हम अशाब्दिक भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो अनपढ़ होगा वो भाषा को नहीं समझ पाएगा अच्छे से। इसी प्रकार से गाइस जब हम समूह की बात करते हैं तो समूह में हो सकता है कि सारे समूह वाले पढ़े लिखे हों, तो उनके लिए हम वर्बल यूज करेंगे, और जो आपके समूह में सारे अनपढ़ होंगे उस केस में हम नॉन वर्बल या फिर अभाषिक परीक्षण का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी गाइस। इसके बाद में देखिए, जब वर्बल भाषिक की बात आती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव की। अब एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है, भाषिक हो रहा है, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों पे हो रहा है। तो गाइस इसमें आपके दो परीक्षण शामिल हैं, बिने-साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल। तो गाइस क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि बिने-साइमन स्केल जो है वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, सामूहिक है, वर्बल सब्जेक्टिव है, नॉन वर्बल सब्जेक्टिव है, वर्बल सामूहिक है, या फिर नॉन वर्बल सामूहिक है। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। तो अब आपको पता है कि बिने-साइमन स्केल जो है वो कैसा है, वो वर्बल है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों पे प्रयोग किया गया था, और वो आपका सब्जेक्टिव था, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसका प्रयोग हुआ था। तो गाइस इसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। आप कंप्लीट कंसेप्ट के क्वेश्चन कहीं से भी आपको इसका टेस्ट का क्वेश्चन मिले आप इजीली कर जाएंगे। देखिए, वर्बल भाषिक में आपका आता है बिने-साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल। इसके बाद में गाइस जो नॉन वर्बल या जो अभाषिक है, इसमें आता है आपका वेशलर विलियम टेस्ट, पार्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ये गाइस सब्जेक्टिव हैं, यानी कि एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति पर किए गए हैं। वो व्यक्ति या तो आपके पढ़े लिखे हैं, वर्बल में आएंगे, या फिर वो नॉन वर्बल में आएंगे, जिसमें आपका वेशलर जो व्यूब टेस्ट है वो अनपढ़ व्यक्तियों पे यूज़ किया गया था, और पार्टियस भूल भुलैया भी अनपढ़ व्यक्तियों पे यूज़ किया गया था। इसी तरह गाइस जब ग्रुप की बात आती है, यानी कि सामूहिक जब बुद्धि परीक्षण होगा, तो उसमें वर्बल यानी कि पढ़े लिखे जो ग्रुप होंगे लोगों के, उनके ऊपर आर्मी अल्फा टेस्ट किया गया और आर्मी सामान्य टेस्ट प्रयोग किया गया। और जो नॉन वर्बल अभाषिक जो थे उनके ऊपर आर्मी बीटा टेस्ट प्रयोग किया गया। और शिकागो परीक्षण भी गाइस सामूहिक था और अनपढ़ लोगों के लिए था, यानी कि नॉन वर्बल अभाषिक था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है गाइस टेट एग्जाम में 101%। तो ये आपको जो बिने-साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, वेशलर व्यूब टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो परीक्षण टेस्ट, ये आपको गाइस कितने हैं, 4 और 4 8। ये 8 नाम आपको याद रखने हैं। बहुत ही ईजी से गाइस आप 2 बार रिवीजन लीजिए, आई एम श्योर आपको 100% ये याद हो जाएंगे। कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। और अभी जो आपका लास्ट का स्टेट हुआ था उसमें भी गाइस यहीं से क्वेश्चन आया था आपका आर्मी अल्फा पता नहीं आर्मी बीटा को लेके कि किस प्रकार का जो है ये टेस्ट है। तो ये आपका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट टेट में यहाँ से गाइस क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, वर्बल है और सामूहिक है, यानी कि ग्रुप्स में यूज किया गया है। तो गाइस ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूज हुआ था, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था गाइस, उसमें आर्मी अल्फा टेस्ट जो यूज हुआ था, आर्मीज पर इसको प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत का पहला बुद्धिमापन परीक्षण तो अब गाइस ये तो बात हुई वर्ल्ड लेवल की, ठीक है अभी तक। अब हम बात करें कि भारत के अंदर पहला बुद्धिमापन परीक्षण कौन सा था, किसने किया। तो भारत में पहला बुद्धि परीक्षण गाइस हिंदुस्तानी बिने-साइमन टेस्ट था। हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तानी हो गया नाम इसका। तो हिंदुस्तानी बिने-साइमन टेस्ट था गाइस, और इसका जो है सबसे पहले डॉक्टर C.H. राइस ने इसका
जो है प्रयोग किया था। 1922 में हुआ था गाइस, सबसे पहले भारत में लाहौर विश्वविद्यालय में हुआ था और ये शाब्दिक था, भाषिक था, यानी कि कह सकते हैं कि ये कैसा था, वर्बल था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। बिने साइमन और हिंदुस्तानी बिने साइमन टेस्ट था हिंदुस्तान का पहला बुद्धिमापन परीक्षण डॉक्टर C.H. राइस के द्वारा 1922 ईस्वी में लाहौर विश्वविद्यालय में किया गया था और कैसा था, शाब्दिक था, भाषिक था। इस प्रकार गाइस इसके बाद में इंडिया में और भी टेस्ट हुए थे। तो अब नेक्स्ट आपका आता है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब ये कैसा है गाइस, ये सबसे पहले इंडिया में सामूहिक टेस्ट था, यानी कि जो पहला था भारत का पहला बुद्धि परीक्षण वो तो हिंदुस्तानी बिने साइमन टेस्ट था, वो पहला था गाइस, वो सामूहिक नहीं था, वो व्यक्तिगत था, यानी कि एक एक व्यक्ति पर प्रयोग किया गया था। लेकिन भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है ये भारत का पहला सामूहिक और अशाब्दिक था। ठीक है, अशाब्दिक यानी कि अनपढ़ लोगों पे था और ये सामूहिक था। तो कौन सा, सामूहिक व अशाब्दिक था। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो दो कंसेप्ट याद रखिएगा, भारत का पहला बुद्धि परीक्षण पूछे तो हिंदुस्तानी बिने साइमन टेस्ट, और अगर आपको भारत का पहला सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछे तो भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो गाइस यहाँ तक हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है आज का। आज हमने क्या क्या बात की है, आज हमने जान लिया गाइस बुद्धि प्रकार की, बुद्धि मापन की जो विधियां हैं, बुद्धि के जो परीक्षण हैं उनके बारे में, टर्मन का दिया हुआ जो IQ टेबल है उसके बारे में, बुद्धि लब्धि के जो सूत्र हैं गाइस उसके बारे में बात कर ली है। उसके अलावा हमने बात कर ली है आज बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आज का हमारा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा सेशन। तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे सेशन के साथ, मेरे वीडियोज़ के साथ। कंप्लीट करेंगे बुद्धि के चैप्टर को हम। अभी एक वीडियो आपकी बाकी रहती है बुद्धि की, जिसमें हम बुद्धि के और भी कंसेप्ट को गाइस क्लियर करेंगे। बुद्धि से हमेशा आपके एग्जाम में 1 या 2 3 तक क्वेश्चन गाइस हमेशा बनते हैं, मोस्टली स्टेट में और CTET में तो हमेशा बनता ही बनता है। 101% आप चाहे लिख के रख लो ये चीज़। ठीक है गाइस, तो आगे फिर हम बुद्धि को ही कंटिन्यू करेंगे। 1 या 2 वीडियोज़ आपकी अभी और चलेगी बुद्धि की, तो कंटिन्यू रहिएगा वीडियो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।